दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे फाइनेंशियल सवाल के बारे में जो हर इंडियन के दिमाग में आता ही आता है। ये सवाल है कि भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूं। क्या घर खरीदना ज्यादा सही है या फिर म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी चलाना एक स्मार्ट डिसीजन है। और सबसे बड़ी बात 2025 के इंडिया में जहां इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रेंट भी कॉस्टली हो रहे हैं और इक्विटी मार्केट्स भी वोलेटाइल दिख रही है, वहां पर कॉमन मिडिल क्लास इंडियन के लिए कौन से वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है। तो चलिए इस वीडियो में हम इन दोनों ऑप्शंस को एक एक करके गहराई से कवर करते हैं। अब देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा लगाना जिससे फ्यूचर में आपको ग्रोथ मिले, सेफ्टी मिले, पैसिव इनकम मिले और एक फाइनेंशियल गोल आप अचीव कर सकें। अब हर आदमी का इन्वेस्टमेंट गोल भी अलग होता है। जैसे कुछ उदाहरण लेता हूं, जैसे मान लो रमेश एक सैलरीड एम्प्लॉय है, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए वेल्थ क्रिएशन। इसके अलावा मान लो अंजलि एक स्टूडेंट है, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए फ्यूचर में उसके लिए कुछ एक एजुकेशन का फंड बना रहे। ऐसे ही मान के चलो कि मिस्टर शर्मा एक रिटायर्ड एम्प्लॉय है, इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए एक रेगुलर इनकम। ऐसे ही मान के चलो कि सुनील और प्रिया एक कपल है, इन्हें क्या चाहिए? इन्हें चाहिए रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा इकट्ठा हो और बच्चों की एजुकेशन के लिए भी कुछ साथ साथ पैसा इकट्ठा होता चला जाए। तो कुल मिलाकर सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है और लिक्विडिटी यानी आपको पैसा कितने टाइम बाद चाहिए। इन तीन क्वेश्चंस के जवाब के बिना कोई भी कंपैरिजन अधूरा ही है। खैर, अपने इस वीडियो को हम सबसे पहले म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड को थोड़ा बहुत बेसिक भाषा में समझते हैं। म्यूचुअल फंड के भी कुछ अलग अलग प्रकार के, मतलब एक तरह से अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसमें रिटर्न्स तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन रिस्क भी कहीं ना कहीं ज्यादा ही होता है। जैसे कुछ एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे आप पकड़ के चलो एक्सिस ब्लू चिप फंड, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड। इसके बाद दूसरे होते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। इसमें एक तरह से इक्विटी की मात्रा में रिटर्न्स कम है लेकिन रिस्क भी इक्विटी की तुलना में थोड़ा कम ही है। जैसे एग्जांपल ले लो आईसीआईसीआई का कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। अच्छा, इसके अलावा हाइब्रिड फंड्स की बात करें तो हाइब्रिड एक तरह से इक्विटी प्लस डेट का मिक्सचर होता है। जैसे फंड का एग्जांपल लें तो आप एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा इंडेक्स फंड क्या होते हैं? ये निफ्टी या सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं, मतलब आप यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को कंसीडर कर सकते हो। और एक लास्ट होते हैं ईएलएसएस, ये एक तरह से टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है अंडर सेक्शन 80C। वहीं दूसरी तरफ रियल एस्टेट का मतलब यह है कि आप किसी एक फिजिकल लैंड को परचेज कर रहे हो। अब ये आप प्लॉट भी परचेज कर सकते हो, ये आप कोई बना बनाया घर भी परचेज कर सकते हो या फिर फ्लैट भी परचेज कर सकते हो। कुछ लोग एग्रीकल्चर लैंड भी परचेज करते हैं। लेकिन ओवरऑल रियल एस्टेट का मतलब क्या है? रियल एस्टेट का मतलब यही है कि आज आप कोई एक फिजिकल एसेट परचेज कर रहे हो, एक तरह से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो और भविष्य में उसे आप रीसेल कर सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो, या दूसरी तरफ उसे आप रेंट आउट कर सकते हो और कुछ एक हर महीने एक तरह से इनकम अपने लिए जनरेट कर सकते हो कि आपको मंथली रेंट आएगा, तो उस तरीके से आप अपनी कुछ अर्निंग कर सकते हो। अब हमारे देश की अगर हम बात करें तो यहां पर लोग इसको एक प्रेस्टिजियस इन्वेस्टमेंट मानते हैं। वहीं अगर मैं रियल एस्टेट के टाइप्स की बात करूं तो इसमें पहला आपका आ जाता है कि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, इसमें आप फ्लैट, विला या फिर घर परचेज करते हो। दूसरा आपका आ जाता है कमर्शियल प्रॉपर्टी, इसमें आप ऑफिस स्पेस, कोई वेयर हाउस, कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी को परचेज करते हो जिसे आप खुद के लिए भी यूज कर सकते हो, रेंट आउट भी कर सकते हो। तीसरा आपका आ जाता है कि आप एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहे हो या फिर किसी शहर में प्लॉट परचेज कर रहे हो, कुछ इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अब इसके लिए अगर मान लो आप एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहे हो तो आप हो सकता है कि उसमें खेती भी करो, या फिर कुछ लोग एग्रीकल्चर लैंड परचेज करते हैं, थोड़ा सा एप्रिसिएशन होने का वेट करते हैं, फिर उसे बेच के दूसरा कोई एग्रीकल्चर लैंड ले लेते हैं। कुछ लोग प्लॉट परचेज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 50 लाख का प्लॉट परचेज किया, 2 साल बाद उसकी वैल्यू 70 लाख हो गई, तो आपने वेट किया उसकी वैल्यू एप्रिशिएट होने का। एक बार एप्रिशिएट हो गई तो उसको आपने बेच के प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो ये कुछ अलग अलग टाइप्स थे रियल एस्टेट के। अब इसके बाद हम थोड़ा सा वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और एक कंपैरिजन से समझते हैं। इस कंपैरिजन के अंदर हम ये देखेंगे कि पिछले 10-15 सालों में अगर किसी ने रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट किया होता, बड़े शहरों में, मान लो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे शहरों में, अगर किसी ने 50 लाख रुपए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया होता तो 10-15 सालों बाद उसका पैसा कितना बढ़ जाता। वहीं अगर किसी ने कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता तो उसका पैसा कितना बढ़ जाता। तो अब हम इसे थोड़ा सा एक कंपैरिजन और एक कैलकुलेशन से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज एक्सिस ब्लू चिप फंड में ही कुछ 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता साल 2015 में, ठीक है जी।
तो इसका जो लगभग एनुअल रिटर्न है वो 12% के आसपास आप पकड़ सकते हो, ठीक है। तो 50 लाख रुपए 12% CAGR फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, ये हम कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन निकल के आती है कि 10 साल बाद जो फाइनल कॉर्पस बनेगा वो 50 लाख रुपए बढ़ के हो जाएगा लगभग 1,55,00,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ अगर साल 2015 में ही अगर किसी ने 50 लाख रुपए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए होते, ठीक है, तो रियल एस्टेट की कैलकुलेशन कुछ ऐसे बैठती, मान लो टियर 1 सिटी का एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, तो इसमें लगभग 7 से लेके 9% तक ईयरली एप्रिसिएशन आता है, ठीक है। तो 50 लाख रुपए अगर किसी ने टियर 1 सिटी में इन्वेस्ट किए होते 10 साल पहले, तो लगभग 7 to 9% उसको एप्रिसिएशन मिल जाता। उसके अलावा वो प्रॉपर्टी हो सकता है उसने रेंट आउट भी की होती। तो इंडिया में अगर हम टियर 1 सिटीज का रेंट देखें तो प्रॉपर्टी वैल्यू का ऑलमोस्ट एनुअल रेंट 2 से 3% बैठता है, ठीक है। तो 50 लाख का लेट सपोज, मैं यहां पे फ्लैट का ही एग्जांपल लेके चल रहा हूं क्योंकि 50 लाख में आप बना बनाया घर अपनी जमीन पे नहीं ले पाओगे, तो हम फ्लैट को कंसीडर करके चल रहे हैं। तो फ्लैट में मैं एनुअल एप्रिसिएशन यहां पे एवरेज 8% की पकड़ के चल रहा हूं। तो प्रॉपर्टी वैल्यू 10 साल बाद बढ़ के 50 लाख से 8% हम एज्यूम कर रहे हैं 1,07,00,000 रुपए पर पहुंच गई। फिर उसने कुछ रेंट भी कमाया होगा, मान लो हम एज्यूम कर रहे हैं 15,000 रुपए हर महीने उसने रेंट भी कमाया, तो सालाना आप पकड़ के चलो 1,80,000 रुपए बैठता है, ठीक है जी। तो 10 सालों का जो रेंट हो गया वो 18 लाख रुपए उसने कमाया। तो टोटल वैल्यू मैं मान सकता हूं कि 1,07,00,000 प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई, 18 लाख उसने रेंट कमाया, तो टोटल 1,25,00,000 रुपए तक उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पहुंच गई। लेकिन प्रॉपर्टी में एक डिसएडवांटेज ये है कि जब हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसके जो खर्चे हैं हम उसको भूल जाते हैं। जैसे उसके अंदर प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा, अब किसी ने फ्लैट लिया होगा तो उसको मेंटेनेंस भी तो कुछ ना कुछ खर्चा किया होगा। ऐसा थोड़ी कि फ्लैट लिया और एकदम चकाचक फ्लैट उसे मिल गया होगा, कुछ ना कुछ उसमें मेंटेनेंस भी हमने कराया होगा। अच्छा, उसके अलावा फ्लैट जब लिया होगा तो कुछ स्टैंप ड्यूटी भी पे की होगी। अब ये शहर टू शहर, मतलब आई मीन स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, कहीं पे 6-7% है, कहीं पे 7-8% है। मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। जॉइंट अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उसके लिए अलग है। तो ये सारे खर्चों को भी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि 1,25,00,000 तो नहीं, वो वैल्यू लगभग 1,10,00,000 से लेके 1,15,00,000 तक बैठेगी। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं रिटर्न वाइज अगर मैं फ्लैट में ही इन्वेस्ट कर रहा हूं प्रॉपर्टी के नाम पे तो म्यूचुअल फंड्स आर फार बेटर। अब यहां पर अगर कोई ये कहता है कि मुझे तो रियल एस्टेट में ही इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे तो प्रॉपर्टी पर ही भरोसा है, स्टैंप ड्यूटी वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको पे कर देंगे, लेकिन कोई कहता है कि रियल एस्टेट में ही ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, तो वो भी अपनी जगह ठीक कह रहा है। अब देखो, रियल एस्टेट में अगर आप जाना चाहते हो तो रियल एस्टेट कब बेटर है? अगर आपके पास मोटा पैसा है, अगर आपके पास 3 करोड़ 4 करोड़, आई मीन 2 करोड़ से तो कम से कम ज्यादा ही है, क्योंकि आज की डेट में 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए में किसी भी ठीक ठाक लेवल के शहर में आपको फ्लैट्स ही मिलेंगे। फ्लैट्स ऐसी चीज है, आई मीन रहने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि फ्लैट्स में आपको रिटर्न्स मिल जाएं, आज आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं 1 करोड़ का फ्लैट लूंगा तो 5 साल बाद वो 2 करोड़ का हो जाएगा, तो कुछ परसेंट केसेस में हो सकता है, लेकिन हर केस में नहीं। कुछ कुछ केसेस तो ऐसे भी हैं कि फ्लैट ने जो रिटर्न्स दिए वो डेप्रिशिएट ही हुए हैं, क्योंकि आज की डेट में हर शहर में नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, इतनी ज्यादा नई बिल्डिंग्स बन रही है कि पुरानी बिल्डिंग्स की वैल्यू घट रही है। रियल एस्टेट में अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो कुछ चीजों का आप ध्यान रखो। जैसे आज की डेट में भारत में बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, तो आप कोशिश करो कि एयरपोर्ट के आसपास कोई जमीन ले लो, जिस वजह से एयरपोर्ट के आसपास तो डेवलपमेंट होनी ही होनी है, आज नहीं तो 10 साल बाद जब डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है एप्रिशिएट होगी। काफी शहरों में आईटी पार्क्स कट रहे हैं, तो वहां पे आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आपको अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना ही है तो आप प्लॉट की तरफ जाएं, आप बने बनाए अपनी जमीन पे घर अगर लेना चाहते हो तो उसकी तरफ जाएं। ऐसी जगह को आपको सर्च करना पड़ेगा जहां आपको यह लगे कि यह जगह आज से 5-7 साल के बाद ग्रो करेगी ही करेगी। अगर आप ये सारी चीजें इजीली डिफाइन कर सकते हो तो फिर म्यूचुअल फंड से आप बेटर कह सकते हो कि रियल एस्टेट आपके लिए हो सकता है। वहीं जो रियल एस्टेट के कुछ हिडन खर्चे हैं उनका भी बस आप ध्यान रखना। जैसे स्टैंप ड्यूटी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये लगभग 6-7%, बाकी स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है, ये लगेगी ही लगेगी आपको। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, लेट सपोज आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है किसी ब्रोकर के थ्रू ही परचेज करोगे तो 1% ब्रोकर को भी आपको कमीशन देना है, यानी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के पीछे 2 लाख रुपए आपको ब्रोकर को देने पड़ेंगे। फिर मान लो अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो उस प्रॉपर्टी के अंदर ऐसा तो है नहीं कि
जाओगे और एकदम रहना शुरू कर दोगे। रेनोवेशन भी कराना होगा, कुछ ना कुछ मरम्मत, जो भी नई टाइल्स वगैरह, ये सब एक्सपेंसेस को आप काउंट करना और फिर अपना रिटर्न एज्यूम करना। रहने के लिए प्रॉपर्टी लेना इज अ डिफरेंट थिंग और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए प्रॉपर्टी लेना इज अ डिफरेंट थिंग। तो आप देख लेना कि आपका मोटिव क्या है। आप उसको लेकर के बेच के अपना प्रॉफिट कमाने के मकसद से जा रहे हो या फिर उसमें रहने के मकसद से जा रहे हो। अगर रहने के मकसद से जा रहे हो फिर तो कुछ एनएवी वगैरह म्यूचुअल फंड की कुछ काम नहीं करेगी। फिर तो आपका मेंटल पीस आपकी प्रायोरिटी है, उससे ऊपर कुछ नहीं है जिंदगी में। अगर आप सेल परचेज और प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट पर्पस से जा रहे हो तो फिर आपको हर एक चीज लेके चलनी पड़ेगी। खैर, इस वीडियो में अब हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मैं इस एंगल को, इस पूरी वीडियो के एंगल को, इस कंपैरिजन के एंगल को एक मतलब इस एंगल से देखूं कि इमोशनल वर्सेस लॉजिकल एंगल से, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। देखो, इंडिया में एक चीज तो क्लियर है कि लोगों का जो माइंडसेट है ना, वो रियल एस्टेट की तरफ पकड़ के चलो बहुत ज्यादा है। अब यहां पे लॉजिक क्या आता है? देखो, अगर मैं पुराने बुजुर्गों की भी बात करूं तो उनकी भी यही कहावत है कि अपनी जमीन अपनी होती है, जमीन कभी भी गिरती नहीं है। या बहुत सारे उदाहरण है, जमीन की वैल्यू कभी भी घटती नहीं, मतलब उसको वो ये कहेंगे हमेशा बढ़ती ही चली जाएगी। अच्छा, दूसरा ये है कि सोसाइटी एंगल। आज आप अपना घर ले लो, आपको सोसाइटी अलग नजर से देखने लगेगी, ठीक है। तो बहुत सारे एंगल्स हैं जो हम इमोशनली रियल एस्टेट की तरफ झुक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इसको एज अ लॉजिकल अप्रोच लेके चलूं तो मेरे पास सवाल ये आता है कि मेरा पैसा बढ़ भी रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अब पता लगे मैं फ्लैट लेके बैठ गया और मेरा पैसा बढ़ ही नहीं रहा, तो लॉजिकली मैं क्या करूंगा सोसाइटी में इज्जत कमा के? मेरा पैसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके एफडी जैसे रिटर्न्स ही ले रहा हूं, तो उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं है मुझे। वहीं मुझे यह भी सोचना होगा कि जो पैसा मैंने रियल एस्टेट में डाला है, अगर यही पैसा मैंने म्यूचुअल फंड में डाला होता तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पैसा ज्यादा फास्ट स्पीड से ग्रो करता। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा हूं तो मेरे को इमोशनल अप्रोच नहीं रखनी, मेरे को यहां पर रिटर्न ड्रिवन अप्रोच रखनी है। अब हम यहां पे ये देखते हैं कि वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जब मैं ये कह सकता हूं कि मेरे लिए रियल एस्टेट ज्यादा बेटर है म्यूचुअल फंड से। देखो, अगर तो मेरे को पैसिव रेंटल इनकम चाहिए तब मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए रियल एस्टेट ज्यादा बेटर है म्यूचुअल फंड से। दूसरा यह है कि अगर मैं मतलब एक तरह से बिल्कुल श्योर हूं कि मैं जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो जगह 4-5 साल बाद बढ़ने वाली है, तब भी मैं कह सकता हूं कि रियल एस्टेट ज्यादा बेटर है। कि जैसे मैं किसी मेट्रो सिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं या किसी आईटी पार्क में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं या कहीं पे एयरपोर्ट आने वाला है ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तब मैं इस चीज को कह सकता हूं कि मेरे लिए रियल एस्टेट ज्यादा बेटर है। या फिर अगर मुझे कोई लॉन्ग टर्म फिजिकल एसेट चाहिए तब भी मैं कह सकता हूं कि रियल एस्टेट ज्यादा बेटर है। इसके अलावा अगर मान लो मुझे रहने के लिए अपना घर चाहिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस से नहीं चाहिए, तब भी मैं कह सकता हूं कि रियल एस्टेट ज्यादा बेटर है। वहीं दूसरी तरफ एक बार अब हम ये देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कब मैं कह सकता हूं कि रियल एस्टेट से ज्यादा बेटर है। म्यूचुअल फंड्स ज्यादा बेटर तब होंगे जब आप लिक्विडिटी चाहते हो। अगर आपकी अप्रोच ऐसी है कि मेरा जब मन करे तब मुझे पैसा मिल जाए। रियल एस्टेट को बेचना इतना आसान नहीं है। कभी कभी तो किसी प्रॉपर्टी को बेचने में 1-2 साल का भी टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में बायर्स आगे खड़े हैं। तो रियल एस्टेट को बेचना बहुत मुश्किल है। अगर आप ये चाहते हो कि लिक्विडिटी रहे हमेशा आपके पास, तो 1 मिनट में आप अपने फंड को बेच सकते हो, 1-2 दिन के अंदर आपकी पेमेंट भी सेटल हो जाती है। उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स ज्यादा बेटर है। इसके अलावा अगर मान लो आपकी लो लेवल की इन्वेस्टमेंट है, आप अफोर्ड ही ये कर पा रहे हो कि मैं हर महीने 2,000 रुपए बचा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल किसी की 30,000 रुपए सैलरी है, वो कहता है मैं 10,000 रुपए बचा सकता हूं, तो ऐसे लोगों के लिए तो नो डाउट रियल एस्टेट के दरवाजे बंद है। तो फिर वो लोग, उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? या तो एफडी की तरफ जाएंगे या फिर म्यूचुअल फंड की तरफ जाएंगे। तो म्यूचुअल फंड उनके लिए फार बेटर ऑप्शन हो जाता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ऐसे लोगों के लिए भी बेटर ऑप्शन है अगर कोई चाहता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड हो। वो चाहता है कि एफडी में भी पैसा डालूं, कुछ सरकारी स्कीम में भी पैसा डालूं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के अंदर भी वो अलग अलग पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करता है, जैसे इक्विटी भी सिलेक्ट करता है, डेट में भी डालता है। तो अलग अलग तरीके से फंड्स भी अलग अलग लेता है, रिस्क को एकदम डाइवर्सिफाई कर देता है। ऐसे लोगों के लिए भी फिर रियल एस्टेट नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट तो
एक सिंगल बास्केट होगी जिसमें आपने अपने सारे अंडे रख दिए। बट म्यूचुअल फंड की तरफ अगर आप जाते हो तो आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, तो अलग अलग जगह पे पैसे को इन्वेस्ट करके, तो ऐसे सभी लोगों के लिए फिर म्यूचुअल फंड्स ज्यादा बेटर हो जाते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट के अंदर कुछ एक और डिसएडवांटेजेस भी हैं। कई बार आपने सुना होगा कि प्रॉपर्टी के अंदर डिस्प्यूट हो गया या लीगल एक्शन हो गया। आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, लेकिन पहले ही उसके अंदर 3-4 भाई जो बेचने वाले थे प्रॉपर्टी को, पहले ही वहां पे 3-4 भाई का आपस में प्रॉपर्टी पर क्लैश था। उन्होंने प्रॉपर्टी बेच दी, लेकिन एक भाई सहमत नहीं था, बाद में वो आपकी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर रहे हैं। तो लीगल भी कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। तो एक एक करके देखते हैं कि लीगली क्या चैलेंजेस आ सकते हैं रियल एस्टेट के अंदर। अब सबसे पहला चैलेंज है कि टाइटल डिस्प्यूट का। अब देखो, इसके अंदर मान लो बेचने वाले के डॉक्यूमेंट्स ही क्लियर नहीं है, तो लिटिगेशन हो सकती है। दूसरा रिस्क ये हो सकता है कि जो आप फ्लैट वगैरह परचेज करना चाहते हो उसमें रेरा डिले हो जाए, क्योंकि काफी बार ये देखा गया है कि जो बिल्डर्स हैं वो अपनी डेडलाइन को ही मिस कर देते हैं। तीसरा रिस्क ये हो सकता है कि पोजेशन डिले हो जाए। काफी बार जो ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज या फ्लैट्स को लॉन्च करते हैं, तो ये आपको बोलते हैं कि प्री लॉन्च में खरीद लो, प्री लॉन्च में खरीद लो, सस्ता खरीदोगे थोड़े टाइम बाद रेट उसका बढ़ जाएगा, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, आज खरीद लो, हम 2 साल के अंदर अंदर आपको हैंड ओवर कर देंगे, आपका फ्लैट, आपकी पोजीशन आपके पास होगी। लेकिन वो 2 साल के कब 10-10 साल हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। मैं अब किसी का नाम नहीं ले रहा, ठीक है। और सिंपल सी चीज ये है कि आप देखो कि आप किस प्लेयर के पास पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर प्राइवेट प्लेयर्स पे ही इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप देखो कि उनका कितना बड़ा नाम है, बड़े बड़े प्लेयर्स के पास एटलीस्ट इन्वेस्ट करो, ठीक है। इसके अलावा चौथा प्रॉब्लम काफी बार रियल एस्टेट में ये देखा गया कि टेनेंट्स का भी प्रॉब्लम हो जाता है। आपने मकान लिया, बहुत इन्वेस्ट किया, आपने 2.5-3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, मकान को किराए पे चढ़ा दिया और फिर उसके बाद किराएदार ही घर पे कब्जा करके बैठ जाते हैं। वो कोर्ट में केस लगा देते हैं और फिर आपके घर में ही आपको ही एक तो मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर से लॉस हो रहा है। तो ये काफी सारे चैलेंजेस हैं रियल एस्टेट के अंदर भी। वहीं दूसरी तरफ मैं इस वीडियो में पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर आप रियल एस्टेट ले रहे हो और मान लो कोई घर ले रहे हो और अपने रहने के लिए ले रहे हो, तो फिर वहां पे इमोशनल एंगल आ जाता है। इमोशनल एंगल के परे फिर कुछ भी नहीं है। आप पकड़ के चलो कि कुछ नेट एसेट वैल्यू मत कंसीडर करो म्यूचुअल फंड की, जो आपने ले लिया, जो आपको मेंटल सुकून मिल रहा है, अगर आपको उस घर में खुद ही रहना है तो फिर उस मेंटल सुकून, पीस के आगे फिर कुछ भी नहीं है। इंसान के लिए पैसा जरूरी नहीं है, उसके लिए पीस ज्यादा जरूरी है। अगर आपको वहां रह के अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा है, आपके पेरेंट्स खुश हैं, आपके बच्चे खुश हैं, तो फिर ये मत देखो कि इस पैसे को अगर मैं म्यूचुअल फंड में डालता वो पैसा इतना ग्रो कर जाता, ऐसा हो जाता। मेंटल पीस अगर आपको मिल रहा है तो फिर इस दुनिया में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। इंसान के लिए पीस सबसे ऊपर है। खैर, ये एक ओवरऑल कंक्लूजन था। कुछ तर्क में रियल एस्टेट बेटर है, डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स बेटर है, कुछ लोगों के लिए रियल एस्टेट ज्यादा बेटर है, और अंत में कंक्लूजन यही निकलता है कि आपकी नीड क्या है। खैर, इस वीडियो को अभी के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।